एपिसोड 361 से 365। चैप्टर 361, यश के विरोधी। चूंकि यश ने स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल में अपने ब्रेक थ्रू के बाद जतिन प्रताप का नाम इस्तेमाल किया था, इसलिए स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल के युवा मार्शल आर्टिस्ट्स के बीच उसकी पहचान उतनी मशहूर नहीं थी। जब यश आसानी से हेवनली मैंडेट ब्रिज को पार करके दूसरी तरफ पहुंचा, तो जो मार्शल आर्टिस्ट्स अभी भी हिचकिचा रहे थे, उनका आत्मविश्वास अचानक बहुत बढ़ गया। अगर कोई अनजान शख्स इतनी आसानी से हेवनली मैंडेट ब्रिज पार कर सकता था, तो उनके लिए इसे पार करना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए था। इस अजीब सी सुपीरियरिटी के एहसास में कई मार्शल आर्टिस्ट्स ने इंतजार करना छोड़ दिया और तुरंत हेवनली मैंडेट ब्रिज को पार करने की कोशिश करने लगे। हालांकि उन्होंने सिर्फ यश की कामयाबी देखी थी, लेकिन हेवनली मैंडेट ब्रिज को पार करते वक्त उसने जो पसीना बहाया था, वो किसी को नहीं दिखा। उस वक्त यश लगभग अपनी जान की बाजी लगा चुका था। उदाहरण के लिए, स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म 4th लेवल का वो मार्शल आर्टिस्ट जिसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हेवनली मैंडेट ब्रिज पर कदम रखा था। जैसे ही उसने हेवनली मैंडेट ब्रिज पर पैर रखा, उसका वो सारा कॉन्फिडेंस खौफ में बदल गया। कहना होगा कि उसका लक यश से थोड़ा बेहतर था, वह अभी भी उस गुलाबी रोशनी से बने हेवनली मैंडेट ब्रिज पर खड़ा हो सकता था। लेकिन तभी आसमान से एक हाथ जितनी मोटी बिजली गिरी, जिसने उसे सीधे हेवनली मैंडेट ब्रिज से नीचे उस गहरी काली धुंध में धकेल दिया। इस तरह वह बहुत ही बुरी तरह से बाहर हो गया। तभी यश को एक अजीब बात का एहसास हुआ। वह दरअसल हेवनली मैंडेट ब्रिज की उस गुलाबी रोशनी के आर पार देख सकता था। वह साफ देख पा रहा था कि ब्रिज पर हर मार्शल आर्टिस्ट किस मुसीबत का सामना कर रहा है। आमतौर पर बाकी लोग, चाहे वो हेवनली मैंडेट ब्रिज पार करने का इंतजार कर रहे हों या उसे पार कर चुके हों, यहाँ तक कि आसमान से देख रहे टेम्परेरी चीफ स्टीवर्ड्स भी ये नहीं देख सकते थे कि ब्रिज पर मार्शल आर्टिस्ट्स के साथ क्या हो रहा है, भले ही उनका कल्टीवेशन कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं हेवनली मैंडेट ब्रिज पर आसमान से अपनी जान की जंग लड़ रहा था? कुछ समझ न आने पर यश ने इसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया। काव्यांजलि द्वारा लगाए गए हरे मेडिसिनल जूस की वजह से उसके पैरों में खुजली होने लगी थी, जैसे 10,000 छोटे कीड़े रेंग रहे हों। यश जानता था कि ये दवा का असर है और स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट की ज़बरदस्त रिकवरी एबिलिटी ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा आम स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म मार्शल आर्टिस्ट्स की एक्वायर्ड स्पिरिचुअल बॉडी की तुलना में यश की क्रिम्सन ज़ेड स्पिरिचुअल बॉडी की रिकवरी बहुत तेज थी, भले ही क्रिम्सन ज़ेड स्पिरिचुअल बॉडी अभी तक मेजर अचीवमेंट तक नहीं पहुंची थी। यश का अंदाज़ा था कि उसके पैरों के तलवों पर दिख रहे गहरे जख्मों को भरने में एक दिन भी नहीं लगेगा, शायद बस एक रात काफ़ी होगी, और इसका असर आने वाले ब्लैक ड्रैगन रैंकिंग कॉम्पिटिशन पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। यश ने देखा कि हेवनली मैंडेट ब्रिज पर हालात सच में बहुत अजीब थे। कुछ लोग रेंग कर पार कर रहे थे, कुछ लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, और कुछ लोग बड़े आराम से चल रहे थे। कई लोग पास हो गए, लेकिन कई गिर भी गए। एक वक्त के लिए हेवनली मैंडेट ब्रिज पर फेल होने वालों की तादाद 50% से भी ज़्यादा हो गई। यश ने यह भी देखा कि मशहूर बड़े सेक्ट्स या परिवारों के डिसाइपल्स के हेवनली मैंडेट ब्रिज को पार करने के चांस लूज कल्टीवेटर्स की तुलना में कहीं ज़्यादा थे। जैसे कि इल्यूसरी गॉड सेक्ट के 10 में से 8 डिसाइपल्स पास हो सकते थे, जबकि बिना किसी सेक्ट या परिवार वाले 10 लूज कल्टीवेटर्स में से कभी कभी 4 से भी कम पास होते थे। यह शायद उसी लक की ताकत थी। हालांकि ये दिखती नहीं थी, पर यह हर जगह मौजूद थी। अचानक यश की आंखें सिकुड़ गईं। हेवनली मैंडेट ब्रिज पर नंगे पैर वाले युवक निषाद ने जैसे ही कदम रखा, वह भी यश की तरह हवा में पैर रखकर सीधे नीचे गिरने लगा। गिरते वक्त आसमान में बिजली कड़की और एक हाथ जितनी मोटी बिजली की किरण सीधे निषाद के सिर पर आ गिरी, जिससे उसके बाल खड़े हो गए। आओ! निषाद ने किसी जानवर जैसी दहाड़ मारी और उसके शरीर से फूटने वाली मटमैली पीली रोशनी के बीच एक सिल्वर रोशनी चमक उठी। सिल्वर रोशनी बाहर निकली, जिसने पास आ रही काली धुंध को हर तरफ बिखरने पर मजबूर कर दिया। निषाद के शरीर को अचानक ऊपर की ओर खींचने वाला एक अजीब फोर्स मिल गया। निषाद का शरीर धीरे धीरे ऊपर की ओर तैरने लगा। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसके माथे की नसें उभर आई थीं, जैसे वह अपनी पूरी ताकत लगा रहा हो। इस तरह निषाद इंच इंच करके मीटर दर मीटर वापस चमकते हुए हेवनली मैंडेट ब्रिज पर आ गया। फिर यश की तरह वह भी बहुत चौकन्ना हो गया और उसने सीधे हेवनली मैंडेट ब्रिज पर कदम रखने की हिम्मत नहीं की। उसने सिल्वर रोशनी को पूरी ताकत से पुश किया और धीरे धीरे हेवनली मैंडेट ब्रिज के एग्जिट की तरफ बढ़ने लगा। वूश वूश वूश! जैसे ही वह हेवनली मैंडेट ब्रिज से बाहर निकला, निषाद जमीन पर गिर पड़ा। वह बुरी तरह हौंफ रहा था, जैसे उसे अभी अभी पानी से बाहर निकाला गया हो, पूरी तरह से पस्त। एक और हेवन डिफाइंग लाइफ स्ट्रगल। हालांकि निषाद हेवनली मैंडेट ब्रिज के एग्जिट पर रुका नहीं। कुछ सांसें लेने के बाद वह एक जंगली जानवर की तरह अपने चारों पैरों पर रेंगता हुआ एक कोने में चला गया, ताकि अकेला रिकवर कर सके। चिराग! क्लियर वाटर सेक्ट के चिराग ने हेवनली मैंडेट ब्रिज पर कदम रखा और यश की नज़रों में थोड़ी उम्मीद थी।
भले ही यश और चिराग के बीच दुश्मनी थी, फिर भी यश को उम्मीद थी कि चिराग हेवनली मैंडेट ब्रिज को पार कर लेगा। ब्लैक वाटर किंगडम से बहुत कम मार्शल आर्टिस्ट्स ने हेवनली मैंडेट ब्रिज पार किया था। यश को मिलाकर कुल 6 लोग थे और उनमें से एक लूज कल्टीवेटर था। इसके अलावा चिराग के स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म 5th लेवल के कल्टीवेशन के साथ उसे आसानी से ब्लैक ड्रैगन रैंकिंग में जगह बना लेनी चाहिए थी। लेकिन कभी कभी आप जिस चीज़ की जितनी उम्मीद करते हैं उसके होने के चांस उतने ही कम होते हैं। आसमान से अचानक गड़गड़ाहट जैसी एक स्वॉर्ड लाइट गिरी जिसने चिराग को ब्रिज से नीचे धकेल दिया। उसने अभी अभी हेवनली मैंडेट ब्रिज पर कदम ही रखा था। ब्रिज के नीचे की काली धुंध जहरीले सांपों की तरह उठी और चिराग को सीधे उस उमड़ती धुंध में खींच ले गई। ये कैसे हो सकता है? चिराग क्लियर वाटर सेक्ट के सेक्ट लीडर का बेटा था, वो इतनी सफाई से बाहर कैसे हो गया? यश हैरान रह गया। 4 घंटे बाद जब हेवनली मैंडेट ब्रिज पर कदम रखने वाला आखिरी मार्शल आर्टिस्ट उस काली धुंध में गिर गया, तब ब्रिज की गुलाबी रोशनी और नीचे की काली धुंध एक साथ गायब हो गईं। पलक झपकते ही वे बिना कोई निशान छोड़े ऐसे गायब हो गए जैसे वे कभी वहां थे ही नहीं। जहां पहले हेवनली मैंडेट ब्रिज हुआ करता था, वहां अब एक सपाट घास का मैदान बन गया था। इस नज़ारे ने कई मार्शल आर्टिस्ट्स को ऐसा महसूस कराया जैसे वे कोई सपना देख रहे हों। सबसे बड़ा फर्क लोगों की कम संख्या का था। जब बोन एज टेस्टिंग के लिए शहर में एंट्री हुई थी तो वहां 3000 लोगों की भारी भीड़ जमा थी, लेकिन अब वहां सिर्फ 900 के करीब लोग ही बचे थे। 3 प्रीलिम्स राउंड्स ने सीधे तौर पर 60% से ज़्यादा लोगों को बाहर कर दिया था। मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के 9 डिसाइपल्स में से लगभग आधे बाहर हो गए थे। यश और काव्यांजलि को मिलाकर सिर्फ 5 ही लोग कामयाबी से ब्लैक ड्रैगन रैंकिंग कंपटीशन में पहुंच पाए थे। क्लियर वाटर सेक्ट का हाल तो और भी बुरा था। 10 डिसाइपल्स में से आखिर में सिर्फ 4 ही ब्लैक ड्रैगन रैंकिंग तक पहुंच सके। खासकर चिराग का इस तरह अचानक बाहर होना क्लियर वाटर सेक्ट के हर इंसान के लिए चौंकाने वाला था। खैर, हैरानी को दरकिनार करते हुए जिन मार्शल आर्टिस्ट्स ने कामयाबी से तीनों प्रीलिम्स राउंड्स पार कर लिए थे, खासकर आखिरी राउंड, वे बेहद एक्साइटेड थे, खासकर वो जो किसी सेक्ट या परिवार से जुड़े थे। इसकी वजह साफ थी, तीसरा राउंड हेवनली मैंडेट पार करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। सीधे शब्दों में कहें तो जो कोई भी तीसरा राउंड पार कर सकता था वह लक वाला मार्शल आर्टिस्ट माना जाता था। भले ही ब्लैक ड्रैगन रैंकिंग में उनकी कोई भी जगह हो, वापस लौटने पर उन्हें यकीनन अपने सेक्ट या परिवार का पूरा ध्यान और यहाँ तक कि खास कल्टीवेशन भी मिलेगा। ज़्यादातर लोगों के लिए तो बस 3 प्रीलिम्स राउंड्स पार कर लेना ही किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं था। तीनों प्रीलिम्स राउंड्स खत्म हो चुके हैं। आज रात आप सब आराम करें और अपनी ताकत वापस पाएं। कल से ब्लैक ड्रैगन रैंकिंग का ग्रुप स्टेज शुरू होगा। जैसे ही चीफ स्टीवर्ड एल्डर ग्रीन विंग ने 3 प्रीलिम्स राउंड्स खत्म होने का ऐलान किया, 12 ब्लैक ड्रैगन टोकन से गुलाबी रोशनी की 12 किरणें निकलीं और ब्लैक ड्रैगन एंशिएंट लैंड की हर दिशा में फैल गईं। उसी पल ब्लैक ड्रैगन एंशिएंट लैंड में लगे सभी रेस्ट्रिक्शंस जैसे उड़ान भरने और फॉरबिडन लैंड के रेस्ट्रिक्शंस एक साथ हट गए। यहाँ तक कि वह इकलौता गुलाबी रोशनी वाला गेट भी गायब हो गया, जिससे पूरा इलाका पूरी तरह खुल गया। अलग अलग सेक्ट्स के एल्डर्स, परिवारों के संरक्षक और यहाँ तक कि बाहर इंतजार कर रहे वे मार्शल आर्टिस्ट्स भी अंदर घुस आए जो बाहर हो चुके थे। लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या उन मार्शल आर्टिस्ट्स की थी जो दूर दूर से सिर्फ नज़ारा देखने आए थे, जिनमें स्पिरिट गाइडिंग रेल्म और स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के पुराने मार्शल आर्टिस्ट्स भी शामिल थे। वे सब बस ब्लैक ड्रैगन एंशिएंट लैंड के रेस्ट्रिक्शंस हटने का इंतजार कर रहे थे। हर परिवार के एल्डर्स ने अपने उन डिसाइपल्स की तरफ देखा जो 3 प्रीलिम्स राउंड्स पार कर चुके थे। उनकी आंखों में खुशी और दुख का मिला जुला भाव था। फिर उन्होंने जल्दी जल्दी ग्रुप स्टेज के लिए कुछ जरूरी सावधानियां समझाईं। कुछ लोगों ने तो पहले ही संभावित विरोधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के 2nd एल्डर और 7वें एल्डर जगन्नाथ भी पीछे नहीं रहे। आओ पहले मैं तुम 5 डिसाइपल्स के ज़ेड टेलिस्मैन देख लूँ। पहला। और जब एल्डर जगन्नाथ ने काव्यांजलि और यश के ज़ेड टेलिस्मैन देखे तो उनकी आंखें तुरंत फटी की फटी रह गईं। उनके बगल में 2nd एल्डर ने जगन्नाथ के हाथ से ज़ेड टेलिस्मैन लगभग छीन लिया और फिर उनके चेहरे के भाव भी सन रह गए। सीड कंटेस्टेंट्स, यहाँ तो सच में 2 सीड कंटेस्टेंट्स हैं। हमारा मिस्टिक क्लाउड सेक्ट, हैरानी में बोलते हुए एल्डर जगन्नाथ और 2nd एल्डर का गला रुंध गया और उनकी आंखें तक थोड़ी लाल हो गईं। अब हैरान होने की बारी यश, काव्यांजलि और दूसरे 2 डिसाइपल्स की थी। 2nd एल्डर और एल्डर जगन्नाथ के ऐसे रिएक्शन की असल वजह ब्लैक ड्रैगन रैंकिंग के ग्रुप स्टेज के नियम थे। हर ब्लैक ड्रैगन रैंकिंग टूर्नामेंट में 3 प्रीलिम्स राउंड्स के बाद आखिर में ब्लैक ड्रैगन रैंकिंग कंपटीशन में पहुंचने वाले मार्शल आर्टिस्ट्स की संख्या कम से कम 6 से 700 और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 तक होती थी। हालांकि ब्लैक ड्रैगन रैंकिंग में सिर्फ 72 जगहें पक्की होती थीं, इसलिए अभी भी बहुत बड़ी संख्या में मार्शल आर्टिस्ट्स को बाहर होना था। ग्रुप स्टेज में सभी मार्शल आर्टिस्ट्स को 12 ग्रुप्स में बांटा जाता था, फिर उनके बीच लॉटरी के हिसाब से मुकाबले होते थे।
आखिर में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स वाले 12 मार्शल आर्टिस्ट्स फाइनल कंपटीशन में जाते थे। इन 12 ग्रुप्स को बांटने का आधार तीसरे प्रीलिम्स राउंड हेवनली मैंडेट को पार करने पर मार्शल आर्टिस्ट्स के जेड टेलिस्मैन पर मिलने वाली रैंकिंग थी। 12 के आंकड़े को लेकर सभी लोगों को 12 ग्रुप्स में बांट दिया गया था। टॉप 12 में आने वाले मार्शल आर्टिस्ट्स को सीड कंटेस्टेंट्स कहा जाता था। नियमों के मुताबिक ये 12 लोग ग्रुप स्टेज में कभी एक दूसरे से नहीं टकराएंगे। आमतौर पर पुराने सीड कंटेस्टेंट्स हमेशा ब्लैक ड्रैगन रैंकिंग के टॉप 72 में जगह बना लेते थे, बस कुछ ही मामलों को छोड़कर। दूसरे शब्दों में, यश और काव्यांजलि का सीड कंटेस्टेंट बनना ब्लैक ड्रैगन रैंकिंग में उनकी जगह पक्की कर देता था। और जब तक किसी सेक्ट के डिसाइपल्स ब्लैक ड्रैगन रैंकिंग में जगह बनाते थे, इसका फ़ायदा मार्शल आर्टिस्ट के साथ साथ उनके सेक्ट या परिवार को भी होता था। ये बातें भले ही रहस्यमयी लगती थीं, लेकिन 1000 सालों से यही साबित होता आ रहा था। जब कोई मार्शल आर्टिस्ट ब्लैक ड्रैगन रैंकिंग में आता था तो अगले 5 सालों तक उस मार्शल आर्टिस्ट के सेक्ट, परिवार और खुद उसकी किस्मत या लक में ज़बरदस्त इजाफा होता था। रैंकिंग जितनी ऊंची होगी, यह असर उतना ही अच्छा होगा। जाहिर है, जिस बात ने सेकंड एल्डर और एल्डर जगन्नाथ को सबसे ज़्यादा चौंकाया था वो यश और काव्यांजलि की रैंकिंग थी। एक पहले नंबर पर था और दूसरा दूसरे नंबर पर। इन दो रैंकिंग्स ने तुरंत सेकंड एल्डर और एल्डर जगन्नाथ के दिमाग में हलचल मचा दी। अगर उनकी किस्मत अच्छी रही तो शायद अगले ब्लैक ड्रैगन एंशिएंट लैंड में 12 टेम्परेरी चीफ स्टीवर्ड्स में से एक मिस्टिक क्लाउड सेक्ट से होगा। अच्छे से आराम करो यश, जल्दी से अपने जख्म ठीक कर लो, किसी और बात की फिक्र मत करो। विरोधियों की जानकारी जुटाने का काम हम पर छोड़ दो। सेक्ट का भविष्य तुम सब पर टिका है। जाहिर है, चालाक बुजुर्ग होने के नाते वे मयंक जैसे 2 डिसाइपल्स को दिलासा देना नहीं भूले। ग्रुप स्टेज। यश की निगाहें घूमी और अनगिनत चेहरों से गुजरते हुए पीछे हाथ बांधे खड़े विराज फ्लावर, वीरेंद्र प्रताप, मोहित और बाकी लोगों पर टिक गईं। यश के असली विरोधी वही थे। सब लोग मेरे साथ ड्रैगन हेड एरिना पर आ जाओ। चीफ स्टीवर्ड एल्डर ग्रीन विंग की आवाज़ खत्म होते ही ब्लैक ड्रैगन एंशिएंट लैंड के 12 टेम्परेरी चीफ स्टीवर्ड्स के सिर के ऊपर से एक ब्लैक ड्रैगन टोकन निकला और हर टोकन से एक रोशनी की किरण सीधे ज़मीन की तरफ छूटी। रोशनी के ज़मीन में समाते ही अचानक एक ज़ोरदार गड़गड़ाहट हुई जिससे ज़मीन कांपने लगी। 1000 मीटर लंबे और चौड़े 12 काले एरिना ज़मीन फाड़कर ऊपर आ गए। एरिना के किनारों पर अजीबोगरीब डिज़ाइन बने थे, लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि हर एरिना के बाईं तरफ से एक विशाल ड्रैगन का सिर बाहर निकला हुआ था। ड्रैगन के सिर की आंखें बाहर निकली हुई थीं और लंबी मूंछें थीं। वो इतना शानदार और डरावना लग रहा था मानो खुद एरिना को ही घूर रहा हो। जैसे ही ड्रैगन हेड एरिना धीरे धीरे ऊपर आया, एक अजीब सा प्रेशर फैल गया और एरिना के आसपास का वो हिस्सा जहां हजारों लोग जमा थे एकदम सन्नाटे में डूब गया। एरिना ऊपर आ चुके हैं। अपने क्लियरेंस टोकन पर मिली रैंकिंग के हिसाब से 12 की कतार में अपने अपने ब्लैक ड्रैगन एरिना के सामने लॉटरी मुकाबले के लिए जमा हो जाओ। हर लॉटरी मुकाबले में 36 राउंड होंगे। मुकाबले के नियम ध्यान से सुनो, चीफ स्टीवर्ड एल्डर ग्रीन विंग ने जोर से चिल्लाकर कहा। सच कहें तो ग्रुप के लॉटरी मुकाबले के नियम सेकंड एल्डर और 7वें एल्डर जगन्नाथ ने यश और बाकी लोगों को कल ही समझा दिए थे। वे सुनने में थोड़े मुश्किल लगते थे लेकिन असल में बहुत आसान थे। ग्रुप में चाहे जितने भी लोग हों, मुकाबले के सिर्फ 36 राउंड ही होंगे। एक राउंड में एक इंसान सिर्फ एक ही मैच खेल सकता था, चाहे वो लॉटरी निकालने वाला हो या जिसका नाम निकला हो। अगर दोनों में से एक भी शामिल है तो उसे एक राउंड पूरा माना जाएगा। एक राउंड में कितने मैच होंगे यह इस बात पर डिपेंड करता था कि ग्रुप में कितने लोग हैं। किसी भी हाल में एक राउंड तभी पूरा होता था जब लॉटरी बॉक्स की सारी पर्चियां खत्म हो जाती थीं और फिर अगला राउंड शुरू होता था। इस तरह कभी कभार बाय मिलने वालों को छोड़कर हर किसी को 36 मैचों में हिस्सा लेना होगा। मैच जीतने पर 2 पॉइंट्स मिलते थे, ड्रॉ होने पर 1 पॉइंट और हारने पर 0 पॉइंट। बाय मिलने पर जीत के बराबर पॉइंट्स दिए जाते थे। 36 राउंड के बाद पॉइंट्स के हिसाब से ग्रुप के टॉप 12 लोग अगले राउंड में जाएंगे, जबकि बाकी सब सीधे बाहर हो जाएंगे। चूंकि यश एक सीड प्लेयर था जिसकी क्लियरेंस जेड टेलिस्मैन पर रैंकिंग दूसरी थी, इसलिए काव्यांजलि और यश को ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में डाल दिया गया था। हालांकि बहुत कम लोगों को पता था कि यश एक सीड प्लेयर है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को सिर्फ अपनी क्लियरेंस जेड टेलिस्मैन की रैंकिंग पता थी। जिन लोगों ने हेवनली मैंडेट के तीनों ट्रायल पास किए थे उनमें से ज़्यादातर बेहद समझदार थे। जल्द ही हर किसी ने अपना अपना ग्रुप ढूंढ लिया और अपने चीफ स्टीवर्ड के कहने पर तुरंत अपनी नाम की पर्चियां तैयार कर लीं। यश की किस्मत थोड़ी खराब थी। नंबर 2 ड्रैगन हेड एरिना का चीफ स्टीवर्ड कोई और नहीं बल्कि थाउजेंड इल्यूशंस ईगल किंग था। ये बूढ़ा चील अभी यश को एकदम ठंडी और सख्त नज़रों से घूर रहा था। हालांकि यश को उससे डर नहीं लग रहा था। ब्लैक ड्रैगन एरिना जैसी पब्लिक जगह पर थाउजेंड इल्यूशंस ईगल किंग उसके खिलाफ कोई चाल नहीं चल सकता था। इसके अलावा जैसा कि कामिनी देवी ने पहले बताया था, ब्लैक ड्रैगन एंशिएंट लैंड में बहुत गहरी समझ मालूम होती थी।
चीफ स्टीवर्ड्स का काम बहुत सीमित था, सिर्फ इंतजाम देखना। असल सजा तो ब्लैक ड्रैगन टोकन खुद तय करता था। कुल 892 स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट्स ने हेवनली मैंडेट के तीनों ट्रायल पार किए थे। यश के ग्रुप में 75 लोग थे। जब यश ने नज़र घुमाई तो उसने स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के कपड़े पहने 2 डिसाइपल्स को देखा। ये दोनों अभी यश को घूर रहे थे। स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के सेक्ट मास्टर का इनाम जाहिर तौर पर बहुत बड़ा था, और वो भी एक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म सेकंड लेवल के मार्शल आर्टिस्ट के लिए। भला किसका लालच नहीं जागेगा। उनके अलावा इल्यूसरी गॉड सेक्ट के भी ग्रुप 2 में 2 डिसाइपल्स थे, एक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म 4th लेवल का और दूसरा स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म 5th लेवल का। बाकी दर्जनों लोगों में से ज़्यादातर इल्यूसरी गॉड एम्पायर के मार्शल आर्टिस्ट्स थे, उसके बाद ग्वान किंगडम और स्वॉर्ड ओरिजिन एम्पायर के। ब्लैक वाटर किंगडम के सबसे कम मार्शल आर्टिस्ट्स थे। यश के अलावा सिर्फ एक और शख्स था, मिस्टिक क्लाउड सेक्ट का 2 डिसाइपल मयंक। भले ही वे दोनों एक ही ग्रुप में थे, लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं थी, बल्कि यह तो अच्छी बात थी, क्योंकि आपसी समझदारी से अगर वे दोनों एक दूसरे से टकराते तो वे सबसे सही फैसला ले सकते थे, लड़ना है या अपनी ताकत बचानी है। असल में ग्रुप लॉटरी मुकाबले के शुरू होने से पहले ही कुछ लोग भारी प्रेशर में थे। ग्रुप लॉटरी मुकाबला 2 दिनों तक चलेगा, जिसमें हर दिन 18 राउंड होंगे। दूसरे शब्दों में, एक ही दिन के अंदर हर मार्शल आर्टिस्ट को लगातार 18 मैच लड़ने होंगे। यह एक मार्शल आर्टिस्ट की एनर्जी, कल्टीवेशन और यहाँ तक कि उसकी विल पावर का बेहद कड़ा इम्तिहान था। सबसे मुश्किल काम था सही चुनाव करना। इतनी जल्दी होने वाली फाइट्स में अपनी पूरी ताकत झोंकना और हर एक मैच जीतना नामुमकिन था, वरना सिर्फ 3 या 4 मैचों के बाद बाकी की सारी फाइट्स थकान के मारे छोड़नी पड़ जाएंगी। उदाहरण के लिए, ऐसे किसी मार्शल आर्टिस्ट के सामने जिसके बारे में सबको पता है कि उसे हराया नहीं जा सकता, खुद ही हार मान लेना बेहतर होगा, क्योंकि अपनी ताकत बचाकर रखने से आगे चलकर ज़्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं। हालांकि 1 या 2 बार हार मान लेने से फाइनल रैंकिंग पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए फैसले और समझौते पूरी तरह से खुद मार्शल आर्टिस्ट पर निर्भर थे। इसी वजह से कुछ लोग पहले से ही परेशान थे। वे आसपास के मार्शल आर्टिस्ट्स की ताकत को भांपने के लिए बेहिचक अपनी डिवाइन सोल पावर फैला रहे थे, ताकि उन्हें फैसला लेने में मदद मिल सके। बहुत से लोग परेशान थे, लेकिन यश उनमें से नहीं था। जब ताकत एक मुकाम तक पहुंच जाती है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तब सिर्फ कुचलना ही काफ़ी होता है। ग्रुप लॉटरी मुकाबले की शुरुआत होती है। एक बार एरिना पर आ गए तो समझो तुमने ज़िंदगी और मौत के एग्रीमेंट पर साइन कर दिए। जंग में हथियारों की आंखें नहीं होती, जीना या मरना किस्मत के हाथ में है। लेकिन आसमान जान बख्शना भी जानता है, इसलिए तुम्हें अच्छे इरादे रखने चाहिए और जानबूझकर किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। याद रखना, हेवनली दाव का चक्र घूमता है और सज़ा तुरंत मिलती है। अगर तुम अभी किसी को बुरी तरह घायल करोगे तो शायद अगला नंबर तुम्हारा हो। एल्डर ग्रीन विंग का आखिरी शब्द तुम्हारा किसी बड़े घंटे की तरह गूंजा, जो सबके दिमाग में टकराया और गूंजने लगा। ग्रुप लॉटरी मुकाबला शुरू होता है। सबसे पहले पर्ची कौन निकालेगा? ग्रुप लॉटरी मुकाबले के नियम बहुत ही सिंपल थे, जो भी पर्ची निकालना चाहता है वो निकाल सकता है। हर कोई एक पर्ची उठाएगा जब तक कि लॉटरी बॉक्स खाली ना हो जाए। मैं जाऊंगा। स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म 3rd लेवल का एक मार्शल आर्टिस्ट बिजली की तेजी से स्टेज पर आया और उसने यश से पहले पर्ची निकालने का मौका लपक लिया। ये देखकर यश को कोई जल्दी नहीं थी। वैसे भी हर राउंड में एक ही मैच था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पहले पर्ची कौन निकालता है। पहला मैच हर्ष वर्सेस नकुल। हर्ष, जिसने सबसे पहले पर्ची निकाली थी, थोड़ा उदास था। उसे अच्छी किस्मत की उम्मीद थी, लेकिन उसके हिस्से में स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म 4th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट आया। हालांकि उसका हार मानने का कोई इरादा नहीं था। कल्टीवेशन लेवल ही ताकत का आखिरी पैमाना नहीं होता था, बल्कि ऐसे कई मामले सामने आए थे जहां मामूली रेल्म के फर्क के बावजूद ऊंचे रेल्म को टक्कर दी गई थी। नॉर्थ कोल्ड डिवाइन लैग। हर्ष लैग टेक्निक्स में माहिर था। उसकी लंबी टांगें मीट ग्राइंडर की तरह थीं, जो अपने बेहद खतरनाक हमलों से नकुल को कदम दर कदम पीछे हटने पर मजबूर कर रही थीं। तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? नकुल कदम दर कदम पीछे हट रहा है, इसलिए हर्ष को ही जीतना चाहिए। कहना मुश्किल है। यश ने सुना लेकिन कुछ कहा नहीं। जब नकुल कदम दर कदम पीछे हट रहा था, असल में उसी वक्त जीत तय हो चुकी थी। हेवन शैटरिंग कॉन। बूम! नकुल ने जोरदार मुक्का मारा। उसका पूरा शरीर और मुट्ठी एक कोन की तरह हर्ष के पैर के तलवे से जोर से टकराए। जब हर्ष जमीन पर उतरा तो उसका पूरा दाहिना पैर बेकाबू होकर कांप रहा था और वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। उसका चेहरा देखने लायक हो गया था। मैं हार मानता हूँ। नकुल को अपनी तरफ झपटते देख हर्ष ने बिना किसी हिचकिचाहट के हार मान ली। जैसे ही उसके मुंह से मैं हार मानता हूँ निकला, चीफ स्टीवर्ड 1000 इल्यूशंस ईगल किंग के सिर के पीछे तैर रहे ब्लैक ड्रैगन टोकन से एक रोशनी की किरण निकली। उसने एक हल्की रोशनी की दीवार बना दी जिसने नकुल को रोक दिया।
ये भी एरिना के नियमों में से एक था, जैसे ही कोई अपनी मर्जी से हार मान ले, चीफ स्टीवर्ड को उसे बचाना ही होता था। जाहिर है, ये सही वक्त पर भी डिपेंड करता था। अगर किसी की तलवार आपके सिर पर मंडरा रही हो और आप तब चिल्लाकर हार माने तो बहुत देर हो चुकी होती थी। लॉटरी मुकाबला तेजी से आगे बढ़ा। हर लड़ाई 60 से 100 सांसों तक ही चली। हर कोई जानबूझकर अपनी ताकत बचा रहा था और कुछ ताकतवर लोगों ने तो अपनी असली ताकत को भी छिपा कर रखा था। अगला मैच चंदर वर्सेस यश। मैनबीए चंदर का नाम सुनकर यश थोड़ा हैरान रह गया। सच कहूं तो उसका और मैनबीए चंदर का कनेक्शन कुछ ज़्यादा ही गहरा लग रहा था। डेमन सोल बैटलफील्ड में उनका 2 बार आमना सामना हुआ था और उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ब्लैक ड्रैगन रैंकिंग के इस मुकाबले में वो फिर से मिलेंगे। जाहिर है, यश को मैनबीए चंदर की तारीफ करनी पड़ी। मैनबीए चंदर के स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म फर्स्ट लेवल के कल्टीवेशन के साथ उसने सच में हेवनली मैंडेट के तीनों ट्रायल पास कर लिए थे। पहला ट्रायल वॉर्ड आयरन चेन ताकत का खेल था। यश महसूस कर सकता था कि चंदर का डिवाइन सोल कल्टीवेशन ज़्यादा ताकतवर नहीं था, तो दूसरा ट्रायल पार करने का मतलब था कि चंदर के पास बेमिसाल विल पावर थी। कोई भी जो बॉडी कल्टीवेटर का मुश्किल रास्ता चुनता है और उस पर टिका रहता है, उसके पास लाजवाब विल पावर तो होगी ही। यश, हम फिर मिल गए। स्टेज पर यश को देखकर मैनबीए चंदर की खाली दाईं आस्तीन में एक हल्का सा दर्द उठा। ये सब यश की ही मेहरबानी थी। लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो मैनबीए चंदर को अपना बदला लेने के लिए यश पर टूट पड़ना चाहिए था, लेकिन चंदर का मुंह कड़वाहट से भर गया। बाकी लोग शायद यश को न समझें, लेकिन वह कैसे नहीं समझेगा। लेट स्पिरिट गाइडिंग रेल्म में ही उसने दर्जन भर से ज़्यादा पीक स्पिरिट गाइडिंग रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट्स को धूल चटा दी थी और उसे भी हर जगह दौड़ाया था। और अब तो यश स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म सेकंड लेवल पर था, उससे भी एक लेवल ऊपर। सबसे खौफनाक बात यह थी कि यश का ऑरा अब और भी रहस्यमय हो गया था। सिर्फ वहां खड़े रहने से ही उससे एक बेमिसाल प्रेशर निकल रहा था। लगता है हमारी किस्मत ही ऐसी है। उसके शरीर के चारों ओर स्पिरिचुअल लाइट चमकी और क्रिम्सन ज़ेड स्पिरिट आर्मर ने उसकी स्किन को ढक लिया। यश को याद था कि चंदर एक बॉडी कल्टीवेटर कितना खतरनाक था। पास से लड़ने में वह सच में एक ऐसा खौफनाक दुश्मन था जो ऊंचे रेल्म वालों को भी टक्कर दे सकता था, इसलिए यश बहुत अलग था। किस्मत की ऐसी तैसी, समझो मेरी किस्मत ही खराब है। मैं हार मानता हूँ। गुस्से में थूकते हुए मैनबीए चंदर ने सीधे हार मान ली और उदास होकर मार्शल आर्ट्स एरिना से नीचे उतर गया। इस अजीब ड्रामे को देखकर एरिना के आसपास मौजूद मार्शल आर्टिस्ट्स और मुकाबले में हिस्सा ले रहे कुछ मार्शल आर्टिस्ट्स ने तुरंत गालियां देना शुरू कर दिया। दिखने में तो जानवर जैसा है, पर मुझे लगा नहीं था कि इतना बड़ा काय निकलेगा। तुम एक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म फर्स्ट लेवल हो। अगर तुम्हें एक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म सेकंड लेवल से लड़ने की भी हिम्मत नहीं है, तो तुम किससे लड़ने वाले हो? लगता है पूरे ग्रुप 2 में ये काय ही इकलौता स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म फर्स्ट लेवल है ना? अगर तुम अभी ही हार मान रहे हो तो बेहतर है कि इस कंपटीशन से ही बाहर हो जाओ। भीड़ की गालियां सुनते हुए मैनबीए चंदर बिना पीछे मुड़े ड्रैगन हेड एरिना से नीचे उतर गया। उसकी आंखों में तिरस्कार था। यश का कल्टीवेशन भले ही स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म सेकंड लेवल का था, लेकिन जो लोग उसे जानते थे उनमें से कौन उसे सिर्फ एक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म सेकंड लेवल का मार्शल आर्टिस्ट समझने की गलती करेगा? और कुछ नहीं तो यश के हाथ में मौजूद मीडियम ग्रेड ट्रेज आर्टिफैक्ट ग्रीन विंग डिवाइन बो ही कई लोगों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी था। हम कौन बेवकूफ़ है, ये तो वक्त ही बताएगा। भीड़ की गालियां सुनते हुए और मैनबीए चंदर को पक्के इरादे के साथ हार मानकर ड्रैगन हेड एरिना से जाते हुए देखकर यश और थाउजेंड इल्यूशंस ईगल किंग दोनों के दिमाग में एक ही ख्याल आया, ये बंदा समझदार है। चैलेंज शुरू होता है। ड्रैगन हेड एरिना नंबर 2 के डीकन थाउजेंड इल्यूशंस ईगल किंग की आवाज़ गूंजते ही एरिना के एक तरफ से मैनबीए चंदर किसी क्रॉसबो कैनन से छूटे हुए तीर की तरह अपने विरोधी स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म थर्ड लेवल के एक स्वॉर्ड्समैन की तरफ झपटा। मैनबीए चंदर की स्पीड इतनी तेज थी कि हवा को चीरती हुई आवाज़ लोगों के कान के पर्दे फाड़ रही थी। हवा की इस आवाज़ ने नीचे देख रहे मार्शल आर्टिस्ट्स के चेहरे की रंगत ही उड़ा दी, यहाँ तक कि सोलसी रेल्म के कुछ एक्सपर्ट्स की आंखों में भी हैरानी थी, क्योंकि उनके तजुर्बे के हिसाब से उन्होंने महसूस किया कि मैनबीए चंदर की स्पीड उनकी खुद की मैक्सिमम स्पीड से कहीं ज़्यादा थी और वो किसी सोलसी रेल्म एक्सपर्ट की स्पीड को भी टक्कर दे सकती थी। बूम! उस स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म थर्ड लेवल के स्वॉर्ड्समैन ने अभी पलक भी नहीं झपकाई थी कि उसकी आंखों के सामने एक चमकता हुआ गॉन्टलेट आया और जोर से उसके चेहरे पर टकराया। ये देखकर नीचे खड़े यश ने हल्के से सिर हिलाया। इस स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म थर्ड लेवल के स्वॉर्ड्समैन की हार तय थी। एक बार मैनबीए चंदर पास आ गया तो बिना किसी सुपर स्ट्रॉन्ग डिफेंस या हेवन डिफाइंग तरीके के उसे झेल पाना बहुत मुश्किल था। और तो और सिर्फ 2 मुक्कों में ही उस स्वॉर्ड्समैन का बॉडी प्रोटेक्शन ऑरा मैनबीए चंदर ने चकनाचूर कर दिया। पलक झपकते ही मैनबीए चंदर एक ऐसे जानवर में बदल गया जो क्लोज कॉम्बैट में माहिर था।
उसने कोहनिया, लेग स्वीप, फिंगर ग्रिप, शोल्डर चार्ज और हर वो खतरनाक तरीका आजमाया जो सोचा जा सकता था। उसका हर जोड़, यहाँ तक कि हर हड्डी, उसका सबसे बड़ा हथियार बन गई थी। किस्मत अच्छी थी कि चंदर का एक ही हाथ था, वरना चंदर के लगातार हमलों से चकरा चुके उस स्वॉर्ड्समैन की शायद गर्दन ही उखड़ जाती। बैंग! स्पिरिचुअल पावर के एक भयंकर धमाके के साथ एक बैक किक ने सीधे उस स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म थर्ड लेवल के स्वॉर्ड्समैन को हवा में उछाल दिया। उसका शरीर बेकाबू होकर ड्रैगन हेड एरिना से बाहर जा गिरा और पसलियां टूटने की आवाज़ ने वहां खड़े मार्शल आर्टिस्ट्स को सन्न कर दिया। जो मार्शल आर्टिस्ट सभी मैनबीय चंदर का मजाक उड़ा रहे थे और गालियां दे रहे थे, उन्होंने चुपचाप अपने मुंह बंद कर लिए। वे अपना डर छिपाने के लिए बार बार थूक गटक रहे थे। स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म फर्स्ट लेवल का कोई बंदा इतना खौफनाक कैसे हो सकता है? कई लोगों की चंदर को देखने की नज़र बदल चुकी थी और चंदर के लिए उनका अलर्ट रैंक अचानक कई गुना बढ़ गया था। जाहिर है, ऐसा ज़्यादातर लोगों ने ही किया, लेकिन कुछ और ज़्यादा पैनी नज़र वाले मार्शल आर्टिस्ट्स ने यश की तरफ देखा। मैनबीय चंदर पहले से ही इतना खौफनाक था, तो यश कितना ताकतवर होगा जिसने मैनबीय चंदर को खुद अपनी मर्जी से हार मानने पर मजबूर कर दिया। ये ग्रुप लॉटरी मुकाबलों का दूसरा राउंड था और यश की नज़र इस एरिना पर नहीं टिकी रही, बल्कि उसने दूसरे एरिना का मुआयना करना शुरू कर दिया। एरिना नंबर 5 पर शेनयिन माउंटेन विला के यंग लॉर्ड मोहित को स्टेज पर कदम रखते देख यश का ध्यान उसकी तरफ खींच गया। यश अपनी आने वाली फाइट्स की तैयारी के लिए इन सीडेड प्लेयर्स के बारे में जितनी हो सके उतनी जानकारी जुटाना चाहता था। हालांकि एरिना के नज़ारे ने यश को निराश कर दिया। यह एक ऐसी फाइट थी जो शुरू होते ही खत्म हो गई। मोहित ने स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म 4th लेवल के अपने विरोधी को सिर्फ एक स्वॉर्ड स्ट्राइक में ही हरा दिया, बिना कोई स्वॉर्ड टेक्निक इस्तेमाल किए। यश को सिर्फ पावरफुल स्पिरिचुअल पावर के झटके महसूस हुए, उसके अलावा कुछ भी पता नहीं चला। लगता है ग्रुप लॉटरी मुकाबलों में उनके लिए अपनी छिपी हुई ताकत दिखाना मुश्किल है। निराश होने के बावजूद यश ने नज़र रखना नहीं छोड़ा। अगर वह ध्यान से देखेगा तो वह अभी भी कुछ काम की जानकारी जुटा सकता है, जैसे स्पीड, स्पिरिचुअल पावर की खासियत वगैरह। अगला मैच रोहन वर्सेस यश। रोहन, जिसका कल्टीवेशन स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म 4th लेवल का था, उसने लॉटरी में यश को चुना था। यश को थोड़ा बदकिस्मत महसूस हो रहा था, क्योंकि हर बार कोई और ही उसे चुन रहा था। वहीं दूसरी तरफ रोहन के चेहरे पर खुशी चमक रही थी। आमतौर पर देखा जाए तो एक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म 4th लेवल के मार्शल आर्टिस्ट के हिस्से में स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म 2nd लेवल का मार्शल आर्टिस्ट आना सच में किस्मत की बात थी। कई लोग अपने से एक लेवल ऊंचे रेल्म के विरोधियों को चुनौती दे सकते थे, लेकिन जब फर्क 2 लेवल्स का हो तो ऐसे बहुत ही कम लोग थे जो क्रॉस रेल्म फाइट जीत सकें। चूंकि सेकंड ग्रुप में करीब 75 लोग थे और सिर्फ 36 मैच ही होने थे, यानी उन्हें सिर्फ आधे मार्शल आर्टिस्ट से ही लड़ना था। ऐसे में किसी कमज़ोर मार्शल आर्टिस्ट का पर्ची में आना सच में खुशी का मौका था। जब यश ने जवाब दिया और ड्रैगन हेड एरिना पर कदम रखा तो उसका ऑरा थोड़ा बदला और यश ने महसूस किया कि कम से कम 6 बहुत ही तीखी नज़रें उसी पर गड़ी हुई थीं। लगता है सिर्फ मैं ही विरोधियों को नहीं देख रहा, वे भी मुझ पर नज़र रख रहे हैं। छोटे भाई यश, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? ड्रैगन हेड एरिना पर खड़े रोहन ने अचानक कहा। बोलो। सच कहूँ तो यश को एरिना पर ऐसी फालतू बातें पसंद नहीं थीं। ग्रुप लॉटरी मुकाबलों में 2 दिनों में कुल 36 फाइट्स होंगी, जो बहुत थका देने वाला है। हर मैच में अपनी पूरी जान लगा देना नामुमकिन है। इसलिए जब हमें ऐसे विरोधी मिले जिनकी ताकत हमसे बहुत अलग हो, तो खुद से हार मान लेना और अपनी ताकत बचाना ही बेहतर है। रोहन ने कहा। ओह, तुम हार मानना चाहते हो? उम्मीद लगाए बैठे रोहन का यश की बात सुनकर मुंह ही बन गया। वह हार मानेगा? क्या मजाक है? वह एक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म 4th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म 2nd लेवल के मार्शल आर्टिस्ट से हार मानेगा? यश, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही गलतफहमी नहीं है? भाई, अगर तुम इतने नासमझ हो तो मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना। रोहन का चेहरा अचानक गुस्से से काला हो गया। तुम बोलते बहुत हो। यश ने लाचारी से अंगड़ाई ली। तुम मौत को दावत दे रहे हो। एक तेज चीख के साथ रोहन के लंबे भाले में चमक उठी, जिससे 10,000 भाले की परछायां बनी और वे यश के पूरे शरीर की तरफ झपकीं। मौत को दावत जैसे शब्दों ने यश के चेहरे के भाव एकदम ठंडे कर दिए और उसका दायां हाथ, जिसमें उसने प्रोफाउंड सन स्वॉर्ड पकड़ी हुई थी, थोड़ा ढीला हो गया। शुरुआत में यश इसे सिर्फ एक मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस के तौर पर ले रहा था, लेकिन अब यश ने इस बंदे को इज्जत के साथ स्टेज से जाने देने का ख्याल ही छोड़ दिया था। जैसे ही 10,000 भाले की परछाएं आगे बढ़ीं, यश अपनी जगह से हिला तक नहीं। वह वहां एक ऊंचे पहाड़ या एक विशाल समंदर की तरह खड़ा रहा, मानो वो रोहन को खुद पर हमला करने की खुली छूट दे रहा हो। ची ची ची। यश के क्रिम्सन जेड स्पिरिट आर्मर से अनगिनत चिंगारियां फूटी, जो पूरी तरह सुरक्षित रहा, जबकि रोहन के भाले की सारी परछायां खत्म हो गईं।
जैसे ही रोहन के चेहरे पर खौफ दिखा, यश के स्पिरिचुअल पावर से बने दोनों हाथों ने उसे पकड़ लिया। फिर यश का घुटना, जो क्रिम्सन ज़ेड स्पिरिचुअल पावर से ढका हुआ था, जोर से रोहन के चेहरे पर जा लगा। बैंग बैंग बैंग, एक के बाद एक जबरदस्त घुटने रोहन के चेहरे पर लगते गए। शुरुआती कुछ हमलों के लिए रोहन ने खुद को बचाने के लिए अपने बॉडी प्रोटेक्टिंग स्पिरिचुअल ऑरा का इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ ही पलों में यश के घुटने के हमले किसी भूतिया परछाई की तरह हो गए। उसने एक पल में 100 से भी ज्यादा वार किए, जिसने रोहन के बॉडी प्रोटेक्टिंग स्पिरिचुअल ऑरा को चकनाचूर कर दिया। रोहन का बॉडी प्रोटेक्टिंग स्पिरिचुअल ऑरा टूटने के बाद भी यश का घुटना गुस्से में रोहन के चेहरे पर 4-5 बार और टकराया। नाक की हड्डी और चेहरे की हड्डियां टूटने की खौफनाक आवाज गूंजी, और ये तो तब था जब रोहन का कल्टीवेशन स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म 4th लेवल का था। अगर वह कोई आम मार्शल आर्टिस्ट होता तो शायद उसके चेहरे की हड्डियां चूर चूर हो गई होती और उसकी शक्ल ही बिगड़ जाती। बैंग, कुछ ही पलों बाद यश ने रोहन को किसी मरी हुई मछली की तरह ड्रैगन हेड एरिना से बाहर फेंक दिया। उसकी नाक की हड्डी टूट चुकी थी, चेहरे की हड्डियां टूटी हुई थीं, चेहरा खून से लथपथ था और उसके आगे के सारे दांत टूट चुके थे, जिससे उसकी शक्ल ही बदल गई थी। हालांकि बाहर से इतनी बुरी तरह घायल दिखने के बावजूद उसकी असली चोटें गहरी नहीं थीं। वह मरी हुई मछली जैसा क्यों लग रहा था, इसकी असल वजह यह थी कि यश के घुटने की मार से रोहन बेहोश हो चुका था। यश के एक घुटने का पावर 10,000 कैटीज से भी ज्यादा था। सिर पर ऐसे कुछ हमले किसी सोल्सी रेल्म एक्सपर्ट का भी सिर चकराने के लिए काफ़ी थे। पलक झपकते ही ड्रैगन हेड एरिना नंबर 2 के आसपास जमे हजारों मार्शल आर्टिस्ट सन रह गए। ये स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट्स के बीच उनके द्वारा देखी गई अब तक की सबसे खतरनाक फाइट थी। यश की जीत। अगला, जैसे ही 1000 इल्यूशंस ईगल किंग की हिचकिचाती हुई आवाज़ गूंजी, वहां खड़े मार्शल आर्टिस्ट चौंक पड़े और रोहन के तड़पते हुए शरीर को देखकर हर तरफ से लोगों के लंबी सांस खींचने की आवाज़ आने लगी। अब उन्हें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि मैनबीए चंदर ने पहले खुद यश से हार क्यों मान ली थी। बाकी तरीकों को छोड़ भी दे तो सिर्फ उसका खतरनाक बॉडी प्रोटेक्टिंग स्पिरिचुअल ऑरा ही काफ़ी था। खासकर सेकंड ग्रुप में हिस्सा ले रहे मार्शल आर्टिस्ट्स, यश को लेकर उनके चेहरों पर अब बहुत ज़्यादा सतर्कता आ गई थी। कुछ तो खुद को खुशकिस्मत मानने लगे थे कि लॉटरी में उनके नाम यश के साथ नहीं निकले, वरना। अपने सेक्ट के एल्डर्स की मदद से रोहन जल्दी से खड़ा हो गया। उसके एल्डर्स यश को कुछ खरी खोटी सुनाना चाहते थे, लेकिन रोहन ने यश की तरफ एक नज़र डाली और जल्दी से पीछे हट गया। अब उसमें यश को देखने की भी हिम्मत नहीं थी। बहुत डरावना। यश के सामने वह एक चींटी की तरह था, एक ऐसी चींटी जो बचाव भी नहीं कर सकती। ये कितनी हास्यास्पद बात थी कि वह भी यश से हार मनवाना चाहता था। अगर रोहन को पता चल जाता कि यश उसके साथ इतना बेरहम क्यों हुआ, तो शायद वह फूट फूट कर रो पड़ता। ये बंदा सच में एक खतरनाक विरोधी है। मोहित के चेहरे के भाव उलझे हुए थे। उसने अभी सिर्फ एक मैच देखा था और बस यही जाना था कि यश का डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन सिर्फ इसी बात ने उसके दिमाग में बहुत दर्द कर दिया था। लगता है जूनियर मार्शल अंकल सही कह रहे थे, यश का ये स्पिरिट आर्मर बहुत खतरनाक है। अगर जूनियर मार्शल अंकल ने मुझे पहले से तैयार न किया होता तो शायद मैं। सिर्फ इसी पल वीरेंद्र प्रताप ने एक सांस छोड़ी, क्योंकि जब से यश ने अपना दांव चला था तब से वह अपनी सांस रोककर उसे देख रहा था, इस डर से कि कोई छोटी सी बात भी न छूट जाए। सुपर डिफेंस। तब क्या होगा जब सबसे मजबूत ढाल सबसे नुकीले भाले से टकराएगी। दूर खड़े निषाद अचानक मुस्कुराया, जिससे उसके नुकीले सफ़ेद दांत दिखने लगे। जहां तक तरुण और स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के बाकी डिसाइपल्स की बात थी, उन सब ने एक साथ सिर झुका लिया और सोचने लगे, यश के स्पिरिट आर्मर को तोड़ने के लिए हमले की ताकत कितनी होनी चाहिए। सेक्ट मास्टर का इनाम तो अच्छा था, लेकिन यश ने अभी जो अपना बेसिक डिफेंसिव स्पिरिट आर्मर दिखाया था, उसने उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। जब यश ड्रैगन हेड एरिना से नीचे उतरा तो एरिना के आसपास मौजूद मार्शल आर्टिस्ट्स ने तुरंत उसके लिए रास्ता खाली कर दिया। ये किसी ताकतवर इंसान के लिए किया जाने वाला बर्ताव था। यश ने अभी जो दांव दिखाया था उसने सबको डरा दिया था। सिर्फ स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म सेकंड लेवल का कल्टीवेशन होने के बावजूद स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म 4th लेवल के एक मार्शल आर्टिस्ट को आसानी से धूल चटा देना, वह सच में एक ताकतवर इंसान था। यश को उम्मीद नहीं थी कि उसके इस बेरहम वार से उसे इतने फायदे होंगे, लेकिन जिस बात की यश को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, वह रोहन पर उसके वार से हुआ चेन रिएक्शन था। मैं हार मानता हूँ। ड्रैगन हेड एरिना पर यश को देखते हुए, जिसके पूरे शरीर पर क्रिम्सन ज़ेड स्पिरिट आर्मर चमक रहा था, विशाल नाम के एक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म 5th लेवल के मार्शल आर्टिस्ट ने मुश्किल से ये 3 शब्द कहे। यश पहले चौंक गया, फिर हल्के से मुस्कुरा दिया। हालांकि विशाल पूरे भरोसे के साथ बिना पीछे मुड़े ड्रैगन हेड एरिना से उतर गया। यह एक स्ट्रेटेजी थी और साथ ही एक मुश्किल फैसला भी। एक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म 4th लेवल के मार्शल आर्टिस्ट का पूरी ताकत का वार यश के क्रिम्सन ज़ेड स्पिरिट आर्मर पर एक खरोंच भी नहीं ला सका था।
इसलिए अगर वह सबसे अच्छी बात भी मान ले तो उसके लिए एक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म 5th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट यश का क्रिम्सन जेड स्पिरिट आर्मर तोड़ने के लिए उसे शायद अपने सारे स्किल्स आजमाने पड़ते और अपने कल्टीवेशन के साथ पूरी जान लगानी पड़ती। ये तो फिर भी सबसे अच्छी बात थी, उसने अभी बुरे के बारे में सोचा ही नहीं था। और इन ग्रुप लॉटरी मुकाबलों में हर आधे घंटे में एक राउंड होता था, मतलब आधे घंटे बाद उसका अगला मैच होगा। अगर उसका कल्टीवेशन बहुत कम हो गया और वह आधे घंटे के अंदर 50% भी रिकवर नहीं कर पाया, और अगर उसका सामना किसी थोड़े ताकतवर विरोधी से हो गया, तो वह सिर्फ हार ही मान पाएगा। सबसे बड़ी बात, उसे यश को हराने का पूरा भरोसा नहीं था और उसके जीतने के चांस बहुत कम थे। इसलिए बहुत सोच विचार के बाद विशाल, एक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म 5th लेवल के मार्शल आर्टिस्ट ने खुद से हार मानने और अपनी ताकत बचाने का फैसला किया। विशाल के हार मानने से वे मार्शल आर्टिस्ट्स निराश हो गए जो यश की असली कॉम्बैट पावर समझना चाहते थे, जैसे कि स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के 2 मार्शल आर्टिस्ट जो सेकंड ग्रुप में ही थे। जाहिर है, विशाल पहला इंसान नहीं था जिसने यश के सामने हार मानी हो। आज के ग्रुप लॉटरी मुकाबले पहले ही 16वें राउंड में पहुंच चुके थे। विशाल से पहले 15 लोगों में से रोहन को छोड़कर, जिसे यश ने बुरी तरह पीटा था, बाकी सबने यश का सामना करते ही खुद हार मान ली थी। हालांकि विशाल पहला स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म 5th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट था जिसने खुद यश के सामने हार मानी थी। जाहिर है, सिर्फ यश ही इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ रहा था। उदाहरण के लिए, तियान्नान फ्लावर परिवार का विराज, जो तीसरे ग्रुप में था, उसे यश से भी ज़्यादा बेहतर बर्ताव मिल रहा था। चाहे विराज का नाम किसी के साथ आए या किसी का नाम विराज के साथ आए, उसका विरोधी सीधे और खुद ही हार मान लेता था, बिना विराज को ड्रैगन हेड एरिना पर कदम रखे ही। अब तक विराज ने अपने पहले मैच के लिए सिर्फ एक बार ड्रैगन हेड एरिना पर कदम रखा था। बाकी के 15 राउंड के चैलेंजेस में उसने 16 राउंड पूरे कर लिए थे और दूर आसमान में बैठकर ही लगातार 16 जीत हासिल कर ली थीं। ये भी कहना होगा कि काव्यांजलि की ताकत भी बहुत खतरनाक थी और उसे भी बिना कुछ किए आसानी से जीतने वाला बर्ताव मिलना चाहिए था। लेकिन सच बिल्कुल उल्टा था। सारे सीडेड प्लेयर्स में से काव्यांजलि सबसे ज़्यादा मेहनत कर रही थी। ऐसा इसलिए नहीं था कि काव्यांजलि कमज़ोर थी, यश सबसे अच्छी तरह जानता था कि काव्यांजलि की ताकत कितनी खौफनाक थी। काव्यांजलि के बहुत ज़्यादा दयालु स्वभाव के अलावा उसकी खूबसूरती और परी जैसी झलक भी एक बड़ी वजह थी। जो भी मार्शल आर्टिस्ट काव्यांजलि के खिलाफ लड़ता था, उसे काव्यांजलि अपने कलर्ड सिल्क रिबन से 3 या 4 दांव के बाद बिना किसी नुकसान के बड़े प्यार से ड्रैगन हेड एरिना से बाहर भेज देती थी। ऐसे हालात को देखते हुए हार मानने के लिए तैयार कई मार्शल आर्टिस्ट्स को इस परी जैसी लड़की से थोड़ी बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इसमें उनका कोई नुकसान भी नहीं था। इसी वजह से काव्यांजलि को लगभग हर मैच लड़ना पड़ रहा था। हालांकि उसकी खौफनाक हद तक पावरफुल डिवाइन सोल पावर में जादू करने की ताकत थी। उसके आम दिखने वाले दांव भी बहुत ताकतवर बन गए थे और उसमें उसकी ज़्यादा एनर्जी भी नहीं लग रही थी। जाहिर है, काव्यांजलि की दयालुता के अपने उसूल थे। उदाहरण के लिए, उसके सामने खड़ा ये बहुत बोलने वाला बंदा, मिस काव्यांजलि, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका घर कहाँ है और क्या आप शादी के लिए तैयार हैं? मैं अभी 24 साल का हूँ और ग्वान किंगडम में मैं भी एक डैशिंग युवा टैलेंट हूँ। मेरे परिवार के पास अरबों की दौलत और अनगिनत कल्टीवेशन के रिसोर्सेज हैं। अगर मुझे इन कल्टीवेशन रिसोर्सेज की मदद मिली तो मैं गारंटी देता हूँ कि मिस काव्यांजलि 10 सालों में सोलसी रेल में पहुँच जाएंगी। जाहिर है, ये वह तोहफा है जो मेरे पिता ने मेरे लिए तैयार किया है, बशर्ते। और फिर इसके आगे कोई बात नहीं हुई। काव्यांजलि ने अपने हाथ में पकड़े कलर्ड सिल्क रिबन को झटका दिया, जिससे वह तुरंत एक तलवार में बदल गया। पलक झपकते ही एक बेहद विशाल और रंगीन तलवार ने उस बड़बोले युवा टैलेंट को हवा में पीछे की तरफ उड़ा दिया। जब वह हवा में ही था, उसके शरीर से ताज़ा खून फूट पड़ा। उस युवा टैलेंट के सीने पर एक गहरा जख्म बन गया था जिससे हड्डियां साफ दिख रही थीं। वहां मौजूद मार्शल आर्टिस्ट्स की तेज नज़रों से उसकी बिल्कुल सफ़ेद हड्डियां भी देखी जा सकती थीं। तुम कमीनी, तुमने सच में मुझ पर धोखे से हमला किया। यश के चेहरे के भाव तुरंत सख्त हो गए। अगर ब्लैक ड्रैगन एंशिएंट लैंड में आपसी लड़ाई पर पाबंदी न होती तो वह इस बड़बोले बंदे को बेरहमी का मतलब सिखा देता। हालांकि काव्यांजलि का हमला बहुत खतरनाक था, पर उसने फिर भी खुद को रोक रखा था। उसने सिर्फ इस बंदे को घायल किया था, बिना ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर लगाए। जहां तक उस अजीब 5 कलर्ड स्पिरिचुअल लाइट का सवाल था, वह तो दिखाई भी नहीं दी, वरना ये बंदा 10 बार मरने के बाद भी जिंदा नहीं बचता। आखिरकार एल्डर ग्रीन विंग ने, जो प्लेटफॉर्म 1 पर ब्लैक ड्रैगन एंशिएंट लैंड के टेम्परेरी चीफ स्टीवर्ड थे, उस युवा टैलेंट को थप्पड़ मारकर वहां से भगा दिया। धोखे से हमला। उसने, एरिना के होस्ट ने, पहले ही फाइट शुरू होने का ऐलान कर दिया था। तुम ही उस लड़की से फ्लर्ट कर रहे थे, उसे गुस्सा आया और उसने हमला कर दिया, और तुम अभी भी उस पर धोखे से हमला करने का इल्ज़ाम लगा रहे हो। क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है?
फिर वह बंदा ड्रैगन हेड एरिना नंबर 1 के पास मौजूद मार्शल आर्टिस्ट्स की गालियों में डूब गया। ये थी काव्यांजलि की अदा। उसके अलावा इल्यूसरी गॉड सेक्ट के वीरेंद्र प्रताप और शेन यिन माउंटेन विला के यंग लॉर्ड मोहित को भी बहुत आराम मिल रहा था। उनके विरोधी रास्ते भर हार मान रहे थे, खासकर वीरेंद्र प्रताप, जिसका नाम ही काफ़ी था। पहले राउंड से लेकर अब 16वें राउंड तक विराज फ्लावर की तरह उसने भी एक बार दांव नहीं चला था। लेकिन इस वक्त यश की नज़र प्लेटफॉर्म 9 पर खड़े नंगे पैर वाले युवक निषाद पर टिक गई थी। जब से यश ने निषाद को अपनी तरह हेवनली मैंडेट ब्रिज पर किस्मत से लड़ते देखा था, तब से यश निषाद पर खास नज़र रख रहा था। यश को हल्का हल्का महसूस हो रहा था कि निषाद उसके लिए एक खतरनाक विरोधी साबित होगा। निषाद का कल्टीवेशन अच्छा था, वो स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म 4th लेवल पर था। पिछले मैचों में निषाद के विरोधियों का कल्टीवेशन औसत दर्जे का ही रहा था और उसने वे सभी आसानी से जीत लिए थे। लेकिन इस मैच में उसका विरोधी एक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म 5th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट था। जैसे ही वे एरिना में आए, दोनों के बीच भयंकर फाइट शुरू हो गई। निषाद का विरोधी हैरान करने की हद तक ताकतवर था और कुछ ही दांव में उसने फाइट को बराबरी पर ला दिया था। अचानक निषाद की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। सिजल, अचानक बिजली जैसी सिजलिंग आवाज़ आई और एक सिल्वर रोशनी की चेन जो चमकदार सिल्वर रोशनी से फूट रही थी, उसके विरोधी की तरफ लपकी। बहुत अजीब बात थी कि जब निषाद के विरोधी का लोहे का चाबुक सिल्वर रोशनी की चेन से अभी भी 1 मीटर दूर था, तब भी वह एक अनजाने फोर्स से छिटक कर दूर जा गिरा। सिल्वर रोशनी की चेन बिजली की तरह झपटी और उसके विरोधी को सीधे ड्रैगन हेड एरिना से बाहर हवा में उड़ा दिया। और चाबुक का यह हमला बहुत ही खतरनाक था। उसका बॉडी प्रोटेक्टिंग स्पिरिचुअल ऑरा पलक झपकते ही चकनाचूर हो गया और हड्डियां टूटने की आवाज़ गूंजने लगी। उसका सीना लगभग पूरी तरह से धंस चुका था और उसके मुंह से खून के साथ अंदरूनी अंगों के छोटे टुकड़े लगातार निकल रहे थे। हालांकि ऐसा होने के बावजूद वह मार्शल आर्टिस्ट अभी भी जिद्दी तरीके से सांसें ले रहा था। उसके परिवार के एल्डर्स दौड़े आए, उसे ठीक होने के लिए एक मेडिसिनल पिल दी और वह तुरंत वहीं ठीक होने लगा। एक एक्वायर्ड स्पिरिचुअल बॉडी के मेजर अचीवमेंट तक पहुंचने का यही फायदा था। अगर यह कोई ऐसा स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म का मार्शल आर्टिस्ट होता जिसकी एक्वायर्ड स्पिरिचुअल बॉडी मेजर अचीवमेंट तक नहीं पहुंची थी, तो इतनी गहरी चोटों से वह अब तक मर चुका होता। लेकिन ये स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म 5th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट अभी भी जिद्दी तरीके से जिंदा था। यह अटैक पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है। अभी उस सिल्वर चेन ने यश को बहुत चौंका दिया था। यश को याद आया कि हेवनली मैंडेट ब्रिज पर अपनी जान की जंग लड़ते वक्त निषाद ने भी इसी सिल्वर चेन का सहारा लिया था। सिर्फ अटैक पावर की बात करें तो इस सिल्वर चेन के हमले की ताकत मुश्किल से यश के क्रिम्सन जेड सील के बराबर पहुंच रही थी। यश ने अपने पास खड़े दोनों एल्डर्स की तरफ सवाल पूछने वाली नज़रों से देखा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिस स्पिरिचुअल पावर ने अभी वह सिल्वर चेन बनाई है, वह बेहद रेयर और मुश्किल से कल्टीवेट होने वाली जियोमैग्नेटिक स्पिरिचुअल पावर होनी चाहिए। सेकंड एल्डर ने कहा, जियोमैग्नेटिक स्पिरिचुअल पावर, इसकी क्या खासियतें हैं? यश ने पूछा, मुझे भी इसके बारे में पूरी तरह से पता नहीं है। ये जियोमैग्नेटिक स्पिरिचुअल पावर कई 100 सालों से दिखाई नहीं दी है। ये तुम्हारी जेड स्पिरिचुअल पावर से दर्जनों गुना ज़्यादा रेयर है। कहा जाता है कि यह अपनी मर्जी से हल्की या भारी हो सकती है और जब फाइन गोल्ड से बने हथियारों का सामना करना हो तो इसका बहुत फ़ायदा होता है। कई 100 साल पहले इस जियोमैग्नेटिक स्पिरिचुअल पावर को ट्रेजर आर्टिफैक्ट किलर का खिताब मिला हुआ था। यश, मयंक, अगर आने वाली फाइट्स में तुम्हारा सामना इस बंदे से होता है तो तुम्हें भूलकर भी हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना है, खासकर फाइन गोल्ड वाले हथियारों का। सेकंड एल्डर की सख्त चेतावनी सुनकर यश और मयंक ने एक साथ सिर हिलाया, लेकिन यश की आंखों में गंभीरता की एक झलक तैर गई। जब तक यश ब्लैक ड्रैगन रैंकिंग के टॉप 10 में जगह बनाना चाहता था, निषाद के साथ उसकी फाइट तो तय थी। आसानी से जीतने वाले निषाद ने शायद यश को अपनी तरफ देखते हुए महसूस कर लिया था। उसने अपना सिर घुमाया, यश की नज़रों से नज़रें मिलाईं और अपना सिर थोड़ा ऊपर किया। पलक झपकते ही उसकी आंखों में एक खतरनाक बैटल इंटेंट जल उठी। अगला मैच पारस वर्सेस यश। 1000 इल्यूशंस ईगल किंग की आवाज़ आते ही यश को महसूस हुआ कि स्टेज से कोई चाकू जैसी नज़रों से उसे घूर रहा था। पारस स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट का एक 2 डिसाइपल है जो स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के 2 डिसाइपल्स में तीसरे नंबर पर आता है और उसका कल्टीवेशन भी स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म 5th लेवल का है। 7वें एल्डर जगन्नाथ के चेहरे के भाव बदल गए। यश, तुम्हें इस मैच में संभल कर रहना होगा। मैंने सुना है कि स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के सेक्ट मास्टर ने तुम पर इनाम रखा है और स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के हर डिसाइपल की तुम्हें देखकर आंखें लाल हो जाती हैं। एल्डर, आप फिक्र न करें। अपनी बात पूरी करने से पहले ही यश ड्रैगन हेड एरिना पर कूद गया। यश, मुझे लगा था कि तुम फाइट से बचोगे और हार मान लोगे। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम स्टेज पर आने की हिम्मत करोगे। बिल्कुल, जैसा कि 7वें एल्डर जगन्नाथ ने कहा था। यश को घूरते हुए पारस की आंखें लाल हो रही थीं। तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो।
तुम्हें अपने बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। रुककर यश ने पूछा, मैंने सुना है कि सेक्ट मास्टर ने मेरे खिलाफ एक बाउंटी ऑर्डर जारी किया है। मुझे ये जानने की बहुत बेताबी है कि मेरे सिर की कीमत क्या है। एक सेक्ट एल्डर वाला रुतबा, एक सेक्ट सीक्रेट रेल्म को समझने का एक्स्ट्रा मौका और एक स्पिरिचुअल पावर सीक्रेट मैनुअल। ये कहते हुए पारस ने किसी खून के प्यासे जानवर की तरह अपनी जीभ फेरी। मैं बहुत खुश हूं कि तुम मुझे पहले ही मिल गए। क्लैंग। पारस की लंबी तलवार अचानक म्यान से बाहर आई, जिसका सीधा निशाना यश की तरफ था। मेरे सिर की कीमत बस इतनी ही है। यह इनाम तो बहुत कम है। और हाँ, हम मिल तो चुके हैं, लेकिन तुम्हारा सेक्ट एल्डर जोरावर भी मेरे ही हाथों लगा था। क्या तुम्हारे पास मुझे मारने की ताकत है? हम सिर्फ चालाकियां और धोखे। अब बात ताकत की है। ये लो। पारस के शरीर से एक जबरदस्त स्वॉर्ड मोमेंटम उठा और पारस की लंबी तलवार से एक तेज स्वॉर्ड ऑरा निकलने लगा। यश से बात करते हुए पारस ने पहले ही अपनी तलवार की ताकत जुटाना शुरू कर दिया था। हालांकि पारस ने यह नहीं देखा कि न जाने कब यश की आंखों में एक तरह का तरस उभर आया था। हाँ, ये तरस ही था। पलक झपकते ही पारस के हाथ से सैकड़ों स्वॉर्ड लाइट्स उड़ीं। वो स्वॉर्ड लाइट्स इल्यूजनरी होने के बावजूद तारों की तरह बिखरी हुई थीं, जो सिर्फ फायर एलिमेंटल स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी एक वर्मिलियन बर्ड बना रही थीं, जो उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार थी। पफ। पारस ने अपना मुंह खोला और ओरिजिन एसेंस ब्लड का एक बड़ा घूंट बाहर थूका, जो सीधे स्वॉर्ड लाइट से बनी वर्मिलियन बर्ड की तरफ जा लगा। तुरंत ही स्वॉर्ड लाइट से बनी वो वर्मिलियन बर्ड न सिर्फ जबरदस्त रोशनी से चमक उठी, बल्कि ऐसा लगा जैसे उसमें जान आ गई हो और वह यश की तरफ पूरी ताकत से झपटी। लेसर वर्मिलियन बर्ड स्वॉर्ड एरे। इस ओरिजिन एसेंस ब्लड के घूंट के साथ ये लेसर वर्मिलियन बर्ड स्पिरिट इमेज स्वॉर्ड एरे बन जाता है। सीनियर ब्रदर पारस का ये लेसर वर्मिलियन बर्ड स्पिरिट इमेज स्वॉर्ड एरे इतना खतरनाक है कि सोल सी रेल में एक्सपर्ट्स भी इससे डर जाएंगे। सीनियर ब्रदर पारस का इरादा शुरू से ही इस यश को पल भर में मार देने का है। स्टेज के नीचे ये नज़ारा देख रहे स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के डिसाइपल्स हैरानी से चिल्ला पड़े और साथ आए एल्डर्स ने ड्रैगन हेड एरिना पर अपनी नज़रें गड़ा दीं। आसमान में ब्लैक ड्रैगन एंशिएंट लैंड के टेम्परेरी चीफ स्टीवर्ड की तरह मौजूद एल्डर जैन ने भी एरिना नंबर 2 की तरफ तेज नज़र डाली। उनकी आंखों में बहुत उम्मीद थी। सबकी हैरानी के लिए यश की आंखों के कोनों में अभी भी तरस की एक हल्की सी झलक बाकी थी। जैसे ही लेसर वर्मिलियन बर्ड स्पिरिट इमेज ने झपट्टा मारा, एक छोटा क्रिम्सन जेड सील बिजली की तरह चमका और लेसर वर्मिलियन बर्ड स्पिरिट इमेज के ऊपर उड़ने लगा। पारस ने बहुत देर तक ताकत जुटाकर इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया था। अगर यश बेवकूफ़ों की तरह पारस के हमले का इंतजार करता तो वह सच में बेवकूफ़ी होता। क्रिम्सन जेड सील, कुचल दो। यश की नज़रें तीखी हो गईं और वह क्रिम्सन जेड सील, जो लेसर वर्मिलियन बर्ड स्पिरिट इमेज के ऊपर उड़ रहा था, अचानक नीचे की तरफ दब गया। भले ही लेसर वर्मिलियन बर्ड स्पिरिट इमेज बहुत बड़ी थी और क्रिम्सन जेड सील बहुत छोटा, जैसे एक चक्की और एक अंडे का हिसाब। हालांकि क्रिम्सन जेड सील का यह नीचे आना भले ही छोटा दिख रहा था, पर हर किसी की नज़रों में एक पहाड़ की तरह लग रहा था। क्रैक। क्रिम्सन जेड सील से बहुत तेज रोशनी चमकी और लेसर वर्मिलियन बर्ड स्पिरिट इमेज अचानक नीचे दब गई, जिससे भयंकर दबाव की आवाज़ें आने लगीं। दांत पीसने जैसी आवाज़ों के बीच लेसर वर्मिलियन बर्ड स्पिरिट इमेज तेज़ी से बिखरने और टूटने लगी और हर तरफ उड़ती हुई स्वॉर्ड लाइट्स में बदल गई, जिनमें अब कोई ताकत नहीं बची थी। पारस का चेहरा अचानक बेहद भद्दा हो गया। उसने स्टेज के नीचे बहुत देर तक सोचा था कि यश के क्रिम्सन जेड स्पिरिट आर्मर को कैसे तोड़ा जाए, पर यश के हमले के सामने वह इतनी आसानी से हार गया। हालांकि पारस ने हार नहीं मानी। उसकी लंबी तलवार वाइब्रेट हुई और उसने जानबूझकर लेसर वर्मिलियन बर्ड स्पिरिट इमेज पर से अपना कंट्रोल हटा लिया ताकि वह दूसरा हमला कर सके। विस्फोट। यश के होंठ हल्के से हिले, जिससे एक साफ पॉपिंग आवाज आई। उसी पल क्रिम्सन जेड सील, जिसकी चमक पहले ही काफी फीकी पड़ चुकी थी, बिजली की तरह पारस के सीने की तरफ लपका, ठीक उसी वक्त जब पारस ने अपनी तलवार उसे रोकने के लिए उठाई। बैंग। क्रिम्सन जेड सील एक आतिशबाजी की तरह फट पड़ा, अपनी आखिरी चमक बिखेरते हुए। पारस का बॉडी प्रोटेक्टिंग स्पिरिचुअल ऑरा बुरी तरह कांपने लगा और वह खत्म होने की कगार पर था। वूश। विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड ऑरा, जिसमें काली बिजली की किरणें मिली हुई थीं, दहाड़ती हुई आगे बढ़ी और उसने पारस के बॉडी प्रोटेक्टिंग स्पिरिचुअल ऑरा को आसानी से चीर दिया। पारस का बड़ा सा सिर किसी रॉकेट की तरह आसमान में उड़ गया। उसकी खुली आंखों में अविश्वास अभी भी साफ लिखा हुआ था। ड्रैगन हेड एरिना पर यश के हाथ में पकड़ी प्रोफाउंड सनस्वॉर्ड धीरे धीरे बिना किसी खून के धब्बे के म्यान में वापस आ गई। स्टेज के नीचे आसमान से देख रहे मार्शल आर्टिस्ट्स एक बार फिर हक्के बक्के रह गए थे। हर बार जब यश कोई दांव चलता था तो वह उन्हें बहुत हैरान कर देता था। एक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म 5th लेवल के मार्शल आर्टिस्ट का सिर सच में स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म 2nd लेवल के एक मार्शल आर्टिस्ट ने सिर्फ 2 बार में धड़ से अलग कर दिया था, वो भी बिना किसी बचाव के। यहाँ तक कि स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के साथ आए एल्डर कुनाल भी पूरी तरह से सन्न रह गए थे।
पारस की लेसर वर्मिलियन बड स्पिरिट इमेज, जिसमें ओरिजिन एसेंस ब्लड की ताकत थी, एक ऐसी चीज थी जिससे वह खुद भी खौफ खाता, पर यश ने उसे इतनी आसानी से खत्म कर दिया। असल में इसका सीधा वास्ता यश की मौजूदा खौफनाक डिवाइन सोल पावर से था। क्रिम्सन जेड सील की पावर पहले ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और यश की डिवाइन सोल पावर के दोगुना होने के बाद, हालांकि क्रिम्सन जेड सील की पावर दोगुनी नहीं हो सकती थी, पर उसमें 30 से 40% का इजाफा भी काफ़ी डरावना था। आखिरकार इससे पहले क्रिम्सन जेड सील ने एक पीक सोल सी रेल्म एक्सपर्ट को घायल करने का रिकॉर्ड बनाया था। एरिना नंबर 9 पर एक ऐसे विरोधी का सामना करते हुए जो डर के मारे हार मान चुका था। निषाद का चेहरा नफरत से भरा हुआ था, लेकिन यश की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में चमक थी। बहुत खूब, ऐसी कॉम्बैट पावर सच में मेरे निषाद के विरोधी के लायक है। क्या ये यश का किलिंग मूव क्रिम्सन जेड सील है? ये सच में बहुत खतरनाक है। वीरेंद्र प्रताप के माथे की लकीरें और भी गहरी हो गईं। पहले 1000 इल्यूशंस ईगल किंग ने उसे बताया था कि यश के पास एक रेड सील टेक्निक थी जो बहुत ही खौफनाक थी, और अगर वह लापरवाह रहा तो वह उसे घायल भी नहीं कर पाएगा। शुरुआत में वीरेंद्र प्रताप ने 1000 इल्यूशंस ईगल किंग की चेतावनी पर यकीन नहीं किया था, लेकिन अब वीरेंद्र प्रताप इस बात से खुश होने लगा था कि यश ने अपनी इस किलिंग मूव को पहले ही दिखा दिया था, वरना शायद उसे सच में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। अगर यश को वीरेंद्र प्रताप के ख्यालों के बारे में पता होता तो वह शायद हंस पड़ता। एक ट्रम्प कार्ड किलिंग मूव। यश के डिवाइन सोल कल्टीवेशन के बढ़ने से पहले क्रिम्सन जेड सील उसका ट्रम्प कार्ड नहीं था। तो सोचो, उसके डिवाइन सोल कल्टीवेशन के बढ़ने और मिराज ड्रैगन पल के दूसरे स्पेस के खुलने के बाद तो बात ही क्या है। आज के यश के पास ट्रम्प कार्ड्स की कोई कमी नहीं थी। अचानक वर्ल्ड रेल में ध्यान लगा रहे विराज फ्लावर ने अपनी आंखें खोली और एरिना नंबर 2 की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। वह यश के क्रिम्सन जेड सील के ऑरा से चौंक गया था। यश के क्रिम्सन जेड सील के ऑरा ने उसे एक ऐसे इंसान की याद दिला दी थी जिसने उसे बहुत जलील किया था और जिसकी वजह से नफरत के मारे वह अपने दांत पीसने लगा था। जतिन प्रताप। उस दिन जतिन प्रताप ने अपने बटरफ्लाई हैंड को चतुराई से फोड़ने के लिए क्रिम्सन जेड सील का इस्तेमाल किया था, बिल्कुल यश के क्रिम्सन जेड सील की तरह। यहाँ तक कि जतिन प्रताप का कल्टीवेशन भी यश के जैसा ही था, फर्क सिर्फ उनकी शक्ल और ऑरा का था। यश का ऑरा जतिन प्रताप से थोड़ा ज्यादा ताकतवर था। क्या ये कोई इत्तेफाक है, या जतिन प्रताप और यश एक ही इंसान हैं? अगर तुम यश जतिन प्रताप हो तो ये ड्रैगन हेड एरिना तुम्हारा आखिरी दिन होगा। विराज फ्लावर की पलकें थोड़ी झुकी और उसकी आंखों से निकलने वाली तेज रोशनी पल भर में पूरी तरह छिप गई। हालांकि उसकी डिवाइन थॉट का एक हिस्सा अलग होकर यश पर आ गिरा। यश, तुम्हारे तरीके कुछ ज्यादा ही बेरहम नहीं हैं। तुमने सच में हमारे सेक्ट के डिसाइपल का एक ही तलवार में सिर काट दिया। 1000 इल्यूशंस ईगल किंग, तुम एरिना नंबर 2 के इंचार्ज हो। क्या तुम यश के जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ करोगे? पारस का सिर अपने सामने गिरते देखकर और बिना सिर वाले शरीर को तड़पते हुए देखकर स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के एल्डर कुणाल गुस्से से भर गए और उन्होंने जोर से सवाल किया। तुरंत ही स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के कई एल्डर्स ने गुस्से में फटकार लगाई और यहाँ तक कि 12 चीफ स्टीवर्ड्स में से एक एल्डर जैन ने भी चीफ स्टीवर्ड एल्डर ग्रीन विंग से बात की। एल्डर ग्रीन विंग यश अच्छी तरह जानता था कि उसकी ताकत पारस से कहीं ज्यादा थी, फिर भी उसने जानबूझकर उसे मारने की नीयत से वार किया। अगर उसे सजा नहीं मिली तो हमारे ब्लैक ड्रैगन डोमेन की युवा पीढ़ी को इस एक ब्लैक ड्रैगन रैंकिंग कॉम्पिटिशन की वजह से बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। एल्डर जैन बहुत चालाक थे, उन्होंने सीधे यश के दूसरों को नुकसान पहुंचाने की बात को ब्लैक ड्रैगन डोमेन में मार्शल दाव के उत्थान और पतन के मुद्दे से जोड़ दिया। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन्होंने इतनी बेशर्मी से यश पर हमला करने के लिए इस मौके का इस्तेमाल क्यों किया, तो वजह साफ थी। स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म सेकंड लेवल पर ही यश इतना खतरनाक था। अगर वह इसी कॉम्बैट पावर के साथ आगे बढ़ा तो वह पक्के तौर पर ब्लैक ड्रैगन रैंकिंग में एक अच्छी जगह हासिल कर लेगा। ब्लैक ड्रैगन रैंकिंग के उन अनोखे इनामों और सपोर्ट के साथ यश के और आगे बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा थे, और यहाँ तक कि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को भी बहुत बड़ा फायदा होता। अगर मिस्टिक क्लाउड सेक्ट तरक्की करता है तो उनके स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट और स्वॉर्ड ओरिजिन एम्पायर के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, इल्यूसरी गॉड सेक्ट के एल्डर जैन के मन में भी यश को लेकर खुन्नस थी। उनके भड़काने पर एल्डर ग्रीन विंग यश के खिलाफ कोई न कोई एक्शन जरूर लेंगे। बकवास। एरिना कॉम्बैट में स्टेज पर कदम रखने का मतलब है डेथ वेवर पर साइन करना। मरने के बाद हिसाब बराबर करने की बात कैसे हो सकती है? सेकंड एल्डर ने गुस्से से डांटा। एल्डर ग्रीन विंग, इस लड़के यश के दिल में सच में जहर भरा है। असल में उस क्रिम्सन जेड सील के हमले से ही जीत पक्की हो गई थी। उसके बाद तलवार का हमला सिर्फ और सिर्फ जान लेने के इरादे से किया गया था। ड्रैगन हेड एरिना नंबर 2 के होस्ट 1000 इल्यूशंस ईगल किंग ने कहा, उसकी आंखों में साजिश की एक झलक तैर रही थी। अगर चीफ स्टीवर्ड एल्डर ग्रीन विंग यश को सजा देने के लिए राजी हो जाते तो वह इस मौके का फायदा उठा सकता था।
थाउजेंड इल्यूशंस ईगल किंग, भले ही मैंने तुम्हारे डिसाइपल को मार दिया हो और तुमने मुझे 30,000 ली तक दौड़ाया हो, फिर भी तुम्हें इस तरह सबके सामने अपनी आपसी दुश्मनी का बदला लेने की ज़रूरत नहीं है ना? अगले ही पल यश की आवाज़ एक दबी हुई गड़गड़ाहट की तरह पूरे ब्लैक ड्रैगन एंशिएंट लैंड में गूंज उठी। मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के एल्डर्स, सेकंड एल्डर और एल्डर जगन्नाथ, जो जोर शोर से विरोध कर रहे थे, दोनों की आंखें एक साथ चमक उठीं। यश का ये दांव बहुत ही शानदार था। इसने तुरंत लोगों का ध्यान भटका दिया, जिससे एल्डर ग्रीन विंग सतर्क हो गए। अचानक सबकी नज़रें एक साथ थाउजेंड इल्यूशंस ईगल किंग पर टिक गईं। तो ऐसी वजह थी। इसके अलावा ड्रैगन हेड एरिना नंबर 2 पर मौजूद हर कोई यश की गवाही दे सकता है। पारस ने बार बार कहा था कि वो सेक्ट मास्टर के इनाम के लिए मेरा सिर ले जाएगा। क्या सिर्फ उसे ही मुझे मारने की इजाज़त है और मुझे बचाव करने की नहीं? वैसे भी ब्लैक ड्रैगन रैंकिंग कंपटीशन में अगर हम जान की बाजी लगाकर नहीं लड़ सकते तो फिर इसका क्या मतलब? क्या कोई दांव चलने से पहले हमें बार बार यह सोचना होगा कि कहीं ये ज़्यादा तो नहीं, कहीं इससे विरोधी को चोट तो नहीं लग जाएगी? यहाँ तक कि सेक्ट ग्रैंड कंपटीशन में भी मौतें होती हैं, है ना? क्यों न बस तुम्हारे इल्यूसरी गॉड सेक्ट के लोग ही आगे आएं और सबको रैंकिंग दे दें, फिर मुकाबले का क्या ही फ़ायदा? आखिरी लाइन में यश की आवाज़ बहुत ही तीखी और ताने से भरी हुई थी, जिसने एल्डर ग्रीन विंग और थाउजेंड इल्यूशंस ईगल किंग के चेहरों का रंग उड़ा दिया। चुप रहो, एल्डर ग्रीन विंग ने दहाड़ते हुए कहा। एल्डर ग्रीन विंग, क्या आप लोग राय का पहाड़ नहीं बना रहे? हर ब्लैक ड्रैगन रैंकिंग कंपटीशन में क्या दर्जनों लोग नहीं मरते? आज सिर्फ 2 लोग ही तो मरे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यश सही कह रहा है, अगर हर कोई इतना डरपोक है तो बस बहस ही कर लो, फिर मुकाबले का क्या ही फ़ायदा? मायरियाद स्टार टावर की कामिनी देवी ने कहा। कामिनी देवी की इन बातों से कई हिस्सा ले रहे मार्शल आर्टिस्ट्स भी चर्चा करने लगे, लेकिन ज़्यादातर लोग यश की तरफ थे, क्योंकि पारस साफ तौर पर एक बड़े सेक्ट का डिसाइपल था। अगर किसी बड़े सेक्ट के डिसाइपल की मौत हो जाए और उसके लिए जवाबदेही तय की जाने लगे, तो भविष्य में कौन बड़े सेक्ट्स के डिसाइपल्स के खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत करेगा? वाह, तरफदारी इस तरह तो नहीं होनी चाहिए, है ना? आपसी दुश्मनी के लिए खुलेआम बदला, ये तो पूरी तरह से आपसी दुश्मनी का ही बदला है। जैसे जैसे नीचे की चर्चाएं बढ़ने लगीं, चीफ स्टीवर्ड एल्डर ग्रीन विंग का चेहरा और भी सख्त होता गया। खामोश, खामोश हो जाओ, एल्डर ग्रीन विंग ने कई बार जोर से चिल्लाया, तब जाकर माहौल शांत हुआ। तुम लोग किस बात पर शोर मचा रहे हो? बस नॉर्मल तरीके से मुकाबला करो। क्या तुम लोग इसे रात तक खींचना चाहते हो? मैं इस बात पर फिर से जोर दूंगा, एक बार जब तुम एरिना पर कदम रख देते हो तो यह माना जाता है कि तुमने डेथ वेवर पर साइन कर दिया है। जिंदगी और मौत की कोई अहमियत नहीं। अगर किसी को मौत से डर लगता है, चाहे वो तुम खुद हो या तुम्हारे सेक्ट्स, तो पहले ही बाहर निकल जाओ। इस बात ने एल्डर कुनाल और स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के एल्डर जैन, जो पारस के लिए बहस कर रहे थे, उनके चेहरों को एक साथ सन कर दिया। ये सीधे तौर पर उनकी ही डांट थी। ईगल किंग, तुम एरिना के चीफ स्टीवर्ड हो। हारने वाले को समय रहते बचाना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। आखिर हर कोई जान की बाजी लगाकर लड़ रहा है, और खुद को रोक ना पाना तो आम बात है। एल्डर ग्रीन विंग की सबके सामने इस फटकार से थाउजेंड इल्यूशंस ईगल किंग का चेहरा अचानक शर्म से लाल हो गया। इतने सारे जूनियर्स के सामने उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई थी। असल में एल्डर ग्रीन विंग भी गुस्से में थे। थाउजेंड इल्यूशंस ईगल किंग की आज की हरकतों ने सच में इल्यूसरी गॉड सेक्ट की साख पर धब्बा लगा दिया था। हर कोई कुछ न कुछ काली करतूतें करता है, लेकिन इसे दिन दहाड़े करना सिर्फ शर्मिंदगी की बात है। हे, एल्डर ग्रीन विंग अभी भी इंसाफ पसंद हैं। यश ने कुछ अटपटे लहजे में तारीफ की, फिर अचानक आसमान में मौजूद एल्डर जैन पर अपनी नज़रें गड़ा दीं। एल्डर, चूंकि आपके स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के सभी डिसाइपल सेक्ट मास्टर का इनाम पाने के लिए मेरे सिर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको उन्हें याद दिलाना चाहिए कि वे भी अपने सिर को मजबूती से जोड़े रखें। वरना हो सकता है मैं सेक्ट मास्टर को कुछ और भी बेहतरीन तोहफे भेज दूं, बिल्कुल आपके स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट एल्डर जोरावर के सिर की तरह। ये कहते हुए यश स्टेज से नीचे उतर गया, जबकि एल्डर जैन का चेहरा पहले ही पीला पड़ चुका था।